हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेड एकेडमी। तो बच्चों, अब तक हम अपनी क्लास 10th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नंबर 6, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड नंबर 7, इवैल्यूएशन। आज हम इस वीडियो में 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन। डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन वेटेज 4 मार्क्स की ईच है आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन में। और इसमें पूरा पूरा चैप्टर आपके क्वेश्चन पेपर में ना आके, सिलेबस में ना होके, कुछ लिमिटेड पोर्शन क्वेश्चन पेपर में, जो कि करिकुलम में हम पहले ही अपने फर्स्ट एपिसोड में इस सीरीज के डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन। बच्चों, डेटा आर्टिफिशियल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एआई बेस्ड सॉल्यूशन हो, उसको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए डेटा साइंस के कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं। बिना डेटा के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनाना इम्पॉसिबल है। आइए हम देखते हैं कि डेटा साइंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें से कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, तो एक तरीके से उन्हीं चीजों का रिवीजन होगा। जल्दी जल्दी वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे पहले डेटा साइंस की थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेटा साइंसेस इज अ कॉन्सेप्ट टू यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, data analysis, machine learning, and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with the data. It employs techniques and theories drawn from many fields within the context of mathematics, statistics, computer science, and information science. तो डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस कई सारी टेक्नोलॉजीज को यूनिफाई करता है, इंटीग्रेट करता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और उससे जुड़े तमाम मेथड्स को ये यूनिफाई करता है, जिसकी मदद से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उस डेटा को प्रोसेस करके उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ताकि एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रिडिक्शंस कर सके, अपने आउटपुट्स को जनरेट कर सके। इस डेटा साइंस में कई सारी और फील्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस। ये सारी फील्ड्स डेटा साइंस से जुड़ी हुई हैं। आइए अब जरा हम एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंसेस देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस? फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज डेटा साइंसेस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनके कस्टमर्स उनके साथ फ्रॉड तो नहीं करेंगे, उनके लोन्स टाइम पे और क्रेडिट्स को टाइमली पे करेंगे। तो इन सब के लिए एक कस्टमर की, एक अकाउंट होल्डर की पास्ट हिस्ट्री, पास्ट डेटा, पास्ट ट्रांजैक्शंस को स्टडी करके, उसका एनालिसिस करके, उसको इंटरप्रेट करके और उससे रिलेटेड प्रिडिक्शंस और आउटपुट जनरेट किया जाता है। तो डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन इन फाइनेंशियल कंपनीज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन जेनेटिक्स, जेनोमिक्स, मेडिकल साइंसेस की फील्ड में। बच्चों, किसी भी ह्यूमन बीइंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस ह्यूमन बीइंग के ट्रेट, उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन बीइंग के जीन्स में मौजूद होती है। और अगर उन जीन्स को अच्छी तरीके से स्टडी किया जाए, उससे रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाए और उससे रिलेटेड डेटा को एनालाइज करके डिजीजेस को दूर करने के लिए जीन्स में मॉडिफिकेशन की जा सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स की फील्ड में बिल्कुल ही रूट लेवल पे डीएनए, जीन्स, इन सब की स्टडी की जाती है, इन सब से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है, डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग्स की जाती हैं, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनोमिक्स से रिलेटेड आउटपुट्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं कि अगर हम कुछ चेंज करेंगे किसी जीन में तो उसका क्या आउटपुट हो सकता है।
So data science plays a very important role in genetics and genomics. हम सर्च इंजन्स को यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम गूगल के सर्च इंजन को यूज करते हैं, और गूगल क्या करता है, गूगल जो भी डेटा हम सर्च करते हैं उसको स्टोर करके रखता है, इंडेक्स करके रखता है, बेस्ड अपॉन आवर सर्च हिस्ट्री, बेस्ड अपॉन द डेटा वी आर सर्चिंग, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन वी सर्च, वो हमको अलग अलग तरीके की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरीके के सजेशंस देता है, हमारी सर्चिंग को, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन को एक बेहतर तरीके से अंजाम देता है. सो दिस इज व्हाट सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंज या फिर दूसरे सर्च इंजन्स हैं, वो सब हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस पर डिफरेंट प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं. और डेटा साइंसेस का यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है. टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, आप लोगों ने देखा होगा कि आपने एक लैपटॉप सर्च किया खरीदने के लिए. जब आप लैपटॉप सर्च कर रहे हैं, फिर आप देखते हैं कि आप जो ऐप ओपन कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको लैपटॉप का ऐड नजर आ रहा है, आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं उसमें आपको लैपटॉप का ऐड नजर आ रहा है. दैट इज कॉल्ड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. और ये कैसे पॉसिबल हो पा रही है? जब आप वहां पे ब्राउजर में अपने सर्चेस कर रहे हैं तो वो डेटा स्टोर होता जा रहा है और डिफरेंट कंपनीज उस डेटा को यूज करके अपने अपने एडवर्टाइजमेंट्स को डिस्प्ले कर रही हैं ताकि उनका बिजनेस इंक्रीज हो सके. अगेन डेटा साइंस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. वेबसाइट रिकमेंडेशंस, यही चीज आप लोगों ने शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी देखी होगी कि आप एक खास प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन योर प्रोडक्ट आपको कई सारे रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं. जैसे अमेजोन आपके लैपटॉप खरीदने पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप इसके साथ माउस भी खरीद सकते हैं, इसके साथ कैमरा भी खरीद सकते हैं, इसके साथ मोबाइल भी खरीद सकते हैं. अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉम्बोज ऑफर किए जाते हैं ताकि आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट खरीद लें. आप नेटफ्लिक्स पे, डिज्नी हॉटस्टार पे या कोई भी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट वॉच कर रहे हैं तो आपके रिकमेंडेशंस में उसी टाइप का कंटेंट एज सजेशंस आने लगता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एयरलाइन रूट प्लानिंग. नाउ व्हाट इज एयरलाइन रूट प्लानिंग? एयरलाइन रूट प्लानिंग में डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स को, कंपोनेंट्स को यूज करके एयरलाइन का क्या रूट होना चाहिए, आप सोर्स टू डेस्टिनेशन एक एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एयरलाइन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस किसी एक पाथ में खराब है तो डायनामिकली उस वेदर कंडीशन का डेटा लेकर उसको एनालाइज करके अपना रूट चेंज कर दे. कस्टमर्स की सर्विस इंप्रूव करने के लिए कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करके उनको डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करे, उनको डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करे. एयरलाइन अपने फ्लाइट के डिलेस को प्रिडिक्ट कर सकती है, कौन से एयरक्राफ्ट्स एक कंपनी को खरीदने चाहिए ये प्रिडिक्ट कर सकती है, ये सजेस्ट कर सकती है. डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे जाके एयरक्राफ्ट लैंड करेगा या फिर बीच बीच में रुक के कहीं किसी वजह से हॉल्ट करता हुआ जाएगा. कस्टमर्स के लिए डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करना. सो ऑल दीज एप्लीकेशंस कम्स अंडर एयरलाइन रूट प्लानिंग एंड डेटा साइंसेस इज हेवीली इन्वॉल्व. तो ये थी डेटा साइंसेस की कुछ एप्लीकेशंस. बच्चों, डेटा हमसे कई तरीके से कलेक्ट किया जाता है. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा है कि आप मोबाइल्स में हंड्रेड्स ऑफ एप्स इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और वो एप्स आपसे कई सारी परमिशंस लेती हैं. उस परमिशंस को ग्रांट करने के बाद वो एप्लीकेशंस आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाती हैं, आपके एसएमएस एक्सेस कर पाती हैं, आपकी फाइल स्टोरेज एक्सेस कर पाती हैं, गैलरी एक्सेस कर पाती हैं और उन डेटा को कलेक्ट करने लगती हैं ताकि उस डेटा की बेसिस पे वो आपको डिफरेंट टाइप्स के नोटिफिकेशंस, रिकमेंडेशंस ऑफर कर सके, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सके, अपने खुद के फीचर्स को इंप्रूव कर सके. तो डेटा आजकल हर जगह डिफरेंट तरीकों से कलेक्ट किया जाता है. एक एक्सरसाइज के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके आसपास किस टाइप का डेटा कलेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल योर क्लासरूम में जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गई, क्लास की लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास टीचर कलेक्ट कर रहे हैं.
अटेंडेंस का डेटा हो गया, आपके मार्क्स का डेटा हो गया, ये सारा डेटा आपके क्लासरूम में स्टोर हो रहा है। स्कूल लेवल पे अगर देखें तो स्कूल अपने सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स को स्टोर करके रखता है, अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को, पेरेंट्स की डिटेल्स को, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को, ईमेल आईडीज को, फोन नंबर्स को, किसी भी स्टूडेंट की फी डिटेल को, ट्रांसपोर्ट का डेटा स्टोर होता है, स्कूल ट्रांसपोर्ट का। तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, उन सर्विसेज से रिलेटेड डेटा है। तो ये बहुत सारा डेटा सिटी लेवल पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो इट्स एन एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स टू लुक अराउंड देमसेल्व्स एंड आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गेटिंग कलेक्टेड। सोर्सेज ऑफ डेटा, what are various sources of data? और ये sources of data again हम अपने previous चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सोर्सेज ऑफ डेटा को, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑफलाइन डेटा कलेक्शन में सर्वेज, सेंसर्स, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस, ये सारे हम अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन डेटा कलेक्शन में ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल्स, अपने प्रीवियस वीडियो में data.gov.in इस तरीके के गवर्नमेंट पोर्टल आई हैव शोन यू। तो गवर्नमेंट काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने खुद के पोर्टल्स पे डिस्प्ले करती है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उस पे इलेक्शन रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो की वेबसाइट है, उस पे आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड मिल जाएगा, पूरी कंट्री में डिफरेंट क्राइम रेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, उससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने डिफरेंट पोर्टल्स पे डिफरेंट डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाती है। उसके अलावा कुछ रिलायबल वेबसाइट्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी थी, kaggle.com। kaggle.com एक बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए डेटा को हासिल करने की। वहां पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, और उन डेटा सेट्स को यूज करके आप अपने एआई बेस्ड सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं। देन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सोर्स स्टैटिस्टिकल वेबसाइट्स, पूरी दुनिया में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ये अपनी वेबसाइट्स पे बहुत सारा ओपन सोर्स स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल करवाते हैं, ताकि डिफरेंट कंट्रीज उस डेटा को एक्सेस कर सकें, डिफरेंट लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकें और डिफरेंट टाइप के एनालिसिस कर सकें। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा थे। While collecting the data, we must take care of few things. डेटा को कलेक्ट करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो चीजें क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 1, डेटा which is available for public usage only should be taken up। यानी पब्लिक यूसेज के लिए ओपन डेटा है, पब्लिक डोमेन में है, सिर्फ वही डेटा हमें कलेक्ट करना चाहिए, किसी के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो ज्यादातर डेटा प्रोवाइड करती हैं वो पब्लिक डोमेन में होता है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनल डेटा सेट्स शुड ओनली बी यूज्ड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। अगर आपको किसी का पर्सनल डेटा चाहिए तो आपको पहले उस डेटा के ओनर से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सपोज आपको स्कूल का डेटा चाहिए, तो स्कूल के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको पहले स्कूल के ओनर से, स्कूल की मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन यू कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द स्कूल। should never breach someone's privacy to collect data। हमें गलत तरीके से, इलीगल तरीकों से किसी के भी डेटा को एक्सेस नहीं करना है, किसी की भी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना है। Data should only be taken from reliable sources, as the data collected from random sources can be wrong or unusable। हर किसी लिंक से जिसके बारे में हमें पता नहीं है या जिसके सोर्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी जगहों से डेटा हमको कभी भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। रिलायबल सोर्सेस क्या करते हैं, डेटा की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि जो एआई बेस्ड मॉडल आप उस डेटा के ऊपर डेवलप करेंगे, तो वो एआई बेस्ड मॉडल भी बेटर प्रेडिक्शंस और करेक्ट प्रेडिक्शंस करेगा, वैलिड डेटा के ऊपर प्रेडिक्शंस करेगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ data science, and these are the points for which we should take care of।
जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है डेटा के कलेक्शन के लिए। कई बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कलेक्टिंग द डेटा, तो हमें इन पॉइंट्स को मेंशन करना है अपने आंसर्स में। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टाइप्स ऑफ डेटा में CSV, CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV फाइल फॉर्मेट एक सिंपल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है जिसको हम नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। इस CSV फाइल का फायदा ये होता है कि इन CSV फाइल्स को आप स्प्रेडशीट पैकेजेस में भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल या फिर कैल्सी, लिब्रे ऑफिस का, इनमें भी आप ओपन कर सकते हैं और इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस इस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि CSV फाइल्स दे आर पोर्टेबल, दे कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनका स्टोरेज साइज कम होता है और इनका फॉर्मेट ऐसा होता है कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस इस फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करती हैं। देन स्प्रेडशीट पैकेजेस आर पैकेजेस लाइक MS Excel, LibreOffice Calci, Lotus 123, Google Sheets, ये सारे स्प्रेडशीट पैकेजेस हैं जिसमें the data is stored in the tabular format in rows and columns. MS Excel में आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे रोज और कॉलम्स होते हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। जब डेटा आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेसेस पे काम करती है। डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस भी डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इन टेबल्स को हम आपस में लिंक कर सकते हैं और इनसे कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है SQL। इसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हेवीली यूज किया जाता है एंड इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी किसी भी कंपनी का डेटाबेस हो, SQL सभी पैकेजेस में, सभी डेटाबेसेस में सेम तरीके से काम करेगी। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है व्हिच वी कैन स्टोर फॉर डेटा एनालिसिस पर्पसेस। और बच्चों इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमें करना है वो है डेटा एक्सेस। इसी टॉपिक तक आपको इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, to be able to use it for programming purposes, we should know how to access the same in Python code. Basically, हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे CSV फॉर्मेट में या स्प्रेडशीट फॉर्मेट में या फिर डेटाबेसेस में हमारा डेटा स्टोर्ड है, उसको हम अपने पाइथन कोड में कैसे एक्सेस कर पाएंगे ये हमें पता होना जरूरी है। तो पाइथन में कई सारी लाइब्रेरीज गिवन है और इन लाइब्रेरीज में इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एंड यूज दिस डेटा। सो दिस इज अबाउट डेटा एक्सेस एंड दिस इज अबाउट डेटा साइंसेस। यहाँ पे हमारा डेटा साइंस का चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर विजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। n number of applications in artificial intelligence which are developed based upon computer vision technology. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं what is this computer vision. Again, like data sciences, computer vision हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, इसके कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हमको करने हैं। तो let's start with computer vision. तो बच्चों let's start with the definition of the computer vision. The computer vision domain of artificial intelligence enables machines to see through images or visual data, process and analyze them on the basis of algorithms and
methods in order to analyze actual phenomena with the images. तो बेसिकली कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन अपने आसपास के सराउंडिंग से विजुअल डेटा को कैप्चर करती है, इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में डेटा को कैप्चर करती है, कलेक्ट करती है। डेटा को कैप्चर और कलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर विजन उस डेटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, and based upon analysis and processing, it generates predictions or outputs. For example, एक attendance based system, facial recognition attendance system. मान लीजिए आपकी क्लास में एक कैमरा फिक्स किया गया और उस कैमरा का पर्पस क्या है? वो अटेंडेंस लेगा फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से। क्लास के एक एक बच्चे को उस कैमरा के आगे जाना है और वो कैमरा, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन, बिकॉज इट इज enabled with computer vision technology, वो क्या करेगा? फेस को कैप्चर करेगा। फेस को कैप्चर करके ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये बच्चे का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, एडमिशन नंबर क्या है। फिर दूसरा बच्चा आएगा, दूसरे बच्चे का फेस कैप्चर करेगा, उसका नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर। इसी तरीके से अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क करता चला जाएगा और साथ में टाइमिंग्स भी आते जाएंगे, डे भी आता जाएगा कि किस डे की वो अटेंडेंस हो रही है। और उस डे में जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है उनकी ऑटोमेटिकली एब्सेंट मार्क करेगा। दिस इज हाउ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम या अटेंडेंस सिस्टम विल वर्क। एक छोटा सा एग्जांपल था कंप्यूटर विजन का। आइए आगे चलते हैं और कंप्यूटर विजन की कई सारी एप्लीकेशंस को देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन कंप्यूटर विजन की फेशियल रिकॉग्निशन, जिसमें फेस के पैटर्न को, फेस के डिफरेंट फीचर्स को कैमरा कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद उसको एनालाइज करके आइडेंटिफाई करता है। ये फेस अनलॉक फीचर में भी होता है जो आपके मोबाइल फोन्स में है। फेस फिल्टर्स, these face filters are heavily used in applications like Snapchat, Instagram। उसमें कई सारे फेस फिल्टर्स होते हैं जो कि आपके फेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कभी आपके सर पे एक हैलो रख देंगे, कभी आपके फेस के आगे कुछ एनिमल्स के फेस के पार्ट्स को लगा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स होते हैं जो कि फेस फिल्टर्स अप्लाई करते हैं ऑन ह्यूमन फेस। गूगल सर्च बाय इमेज, गूगल में हम टेक्स्ट टाइप करके तो सर्च कर ही सकते हैं, प्लस गूगल में इमेज सर्चिंग का भी ऑप्शन होता है। सपोज आपको देखना है कि कोई एक इमेज जो आपके पास है वो कब अपलोड हुई थी, कहाँ अपलोड हुई थी, उसके बारे में, उसके जैसी मिलती जुलती इमेजेस को सर्च करना है तो गूगल के सर्च इमेजेस टूल को यूज करके आप उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन इन रिटेल, बच्चों कई सारी फॉरेन कंट्रीज में जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो इस कंप्यूटर विजन इन रिटेल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं और वो क्या करते हैं, कस्टमर्स की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उनके पैटर्न को ट्रैक करते हैं। ये देखते हैं कि कोई एक कस्टमर कौन से शेल्फ पे जा रहा है, क्या प्रोडक्ट लिफ्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा है। और उसी के साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी इससे काफी मदद मिलती है। जैसे कि कस्टमर की कोई एक खास प्रोडक्ट को ज्यादा सिलेक्ट कर रहे हैं या ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर विजन इन रिटेल क्या करता है, इसके प्रिडिक्शंस करता रहता है कि इस स्पेसिफिक शेल्फ में इस प्रोडक्ट के और पीसेस रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प मिलती है। सेल्फ ड्राइविंग कार, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है कि सेल्फ ड्राइविंग कार में कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग से विजुअल्स को कैप्चर करते हैं और विजुअल्स को कैप्चर करने के बाद अपने रूट को नेविगेट करते हैं। ये चेक करते हैं कि उनके रूट में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा, कोई रेड लाइट है तो रुकना तो नहीं है, कहीं पे टर्न आ रहा है तो मुड़ना तो नहीं है। तो ये सारे विजुअल्स कैप्चर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन वो एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं। मेडिकल इमेजिंग में कंप्यूटर विजन का बहुत हेवी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एप्लीकेशंस यूज्ड टू रीड एंड कन्वर्ट 2D स्कैन इमेजेस इनटू इंटरैक्टिव 3D मॉडल्स दैट एनेबल मेडिकल प्रोफेशनल्स टू गेन अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन। तो 3D स्कैनिंग हो गई, 3D स्कैनिंग हो गई, MRI स्कैन्स हो गए, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें कंप्यूटर विजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। गूगल ट्रांसलेट ऐप
आप सबने यूज किया होगा। किसी भी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, आपको ये जानना है कि वो क्या लिखा हुआ है, आप क्या करिए, गूगल ट्रांसलेट ऐप को ओपन करिए और उसके ऊपर फोकस करिए। वो उस टेक्स्ट को रीड करेगा और बता देगा ये कौन सी लैंग्वेज में है, और अगर उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट भी कर देगा। तो बच्चों, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमको समझना जरूरी है, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इन सभी टर्म्स को। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन कंप्यूटर विजन इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? Image classification problem is the task of assigning an input image one label from a fixed set of categories. आपके पास a group of objects है, फॉर एग्जाम्पल एक फोटोग्राफ है या एक इमेज है या एक सीन है जिसमें कई सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। इमेज क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, आउट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्स उन फ्रूट्स को लेबल्स असाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के साथ एक लेबल अटैच हो जाएगा एप्पल, बनाना के साथ बनाना, ग्रेप्स के साथ ग्रेप्स, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, लेबल्स अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, this is the task which involves both processes of identifying what object is present in the image and at the same time identifying at what location that object is present in the image. तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि इमेज में कौन सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ये दोनों चीजें क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन में होती हैं। Then object detection. Object detection is the process of finding instances of real world objects such as spaces, bicycles and buildings in images or videos. तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को एक इमेज में आइडेंटिफाई किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फेसेस हो गए, बाइसिकल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को एक इमेज में या फिर वीडियो में आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन इंस्टेंस सेगमेंटेशन. Instance segmentation is the process of detecting instances of the objects, giving them a category, and then giving each pixel a label on basis of that. तो इंस्टांस सेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के इंस्टांस को डिटेक्ट किया जाता है एक इमेज में। डिटेक्ट करने के बाद उनको एक कैटेगरी एलोकेट की जाती है। कैटेगरी एलोकेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पिक्सल्स को, हर पिक्सल को एक लेबल दिया जाता है। वो लेबल हो सकता है उस पिक्सल की पिक्सल वैल्यू। सो दिस इज व्हाट इंस्टेंस सेगमेंटेशन इज। तो ये चार हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन कंप्यूटर विजन। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा रहा है, एक इमेज में एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया कि इस सीन में इस इमेज में एक कैट मौजूद है। क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीन में, एक इमेज में ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया गया है, कैट, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है विद अ बाउंड्री ऑफ रेड कलर, यानी उसकी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया गया है कि इस सीन में ये इमेज कैट की है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में कई सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको लेबल अटैच किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कैट, डॉग, डक एक्सेट्रा, और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है साथ साथ। देन इंस्टेंस सेगमेंटेशन में आप देख सकते हैं कि एक इमेज है, उस इमेज में प्रॉपरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी शेप। जैसे डॉग को ब्लू कलर के हाईलाइट से उसकी बॉडी शेप को हाईलाइट किया गया है, कैट को हाईलाइट किया गया है, डक को हाईलाइट किया गया है। तो इन अ सीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस सेगमेंटेशन में हाईलाइट कर रहे हैं विद द प्रॉपर बाउंड्री।
आइए अब बेसिक्स ऑफ इमेजेस देखते हैं। हमारे आसपास दोस्तों हम कंप्यूटर्स में बहुत सारी इमेजेस स्टोर करते हैं, बहुत सारे इमेजेस को देखते हैं। अब बेसिक चीज ये आती है कि कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रही है वो कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। कंप्यूटर पे जो स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट होता है वो होता है पिक्सल। इट्स अ पिक्सल। द वर्ड पिक्सल मीन्स अ पिक्चर एलिमेंट। इसका फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। Every photograph in digital form is made up of pixels. They are the smallest unit of information that make up a picture. Usually round or square, they are typically arranged in a 2D dimensional grid. आपके मॉनिटर पे, आपके स्क्रीन पे जो स्मॉलेस्ट डॉट आपको नजर आएगा वो पिक्सल होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स को मिला के एक इमेज फॉर्म होती है। इस पिक्सल का शेप राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और यूजुअली इसको 2 डायमेंशनल ग्रिड में स्टोर किया जाता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल में इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स हैं जिसे हम ग्रिड कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि पिक्सल्स को 2D ग्रिड में अरेंज किया जाता है टू फॉर्म एन इमेज। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक ग्रिड बना लेता हूँ 10 बाई 10 का। तो यहाँ पे मैंने 10 बाई 10 का एक ग्रिड बना लिया जिसमें 10 रोज और 10 कॉलम्स हैं। इसमें मुझे एक इमेज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कैरेक्टर ड्रॉ करना है, एक लेटर ड्रॉ करना है जैसे कि ए। तो मैं जल्दी से एक लेटर बना लेता हूं। ये मैंने ए ड्रॉ कर लिया। अब ये ए किस तरीके से फॉर्म होगा। ये जो आप छोटे छोटे स्क्वायर्स देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल पिक्सल्स हैं और ये पिक्सल्स मिलके इस ए को या इस इमेज को फॉर्म करेंगे। कैसे, जहां जहां पे ये ए पास हो रहा है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिल कर देता हूं। जिन सेल से इस ए लेटर ए की लाइंस पास हो रही हैं मैं उन सेल्स को फिल कर देता हूं। रेड कलर से फिल कर देते हैं। ये लेटर ए की लाइन पास हो रही है। तो ये मैंने ए फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे तो इन सेल्स को बहुत बड़ा हाईलाइट करके बताया, दिखाया है। ये बहुत ही माइन्यूट एलिमेंट्स होते हैं और कैसे वो हम आगे भी जानेंगे। तो लेट्स सी, इसका साइज मैं छोटा कर देता हूं इस ग्रिड का। एंड लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर ए इज फॉर्म्ड और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर ए नजर आ रहा है, इसका साइज छोटा कर दिया है। सो दिस इज हाउ एवरी इमेज इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स। एक 2D ग्रिड है, उस ग्रिड में पिक्सल्स को ग्लो करके एक इमेज को फॉर्म किया जाता है। अलग अलग कलर से पिक्सल्स को ग्लो किया जाता है ताकि कलरफुल इमेज फॉर्म हो सके। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? Resolution is number of pixels arranged horizontally into vertically. किसी भी डिवाइस में जहां पे एक स्क्रीन है, नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल्स अरेंज्ड horizontally and multiplied by number of pixels arranged vertically is total number of pixels on the screen, and that total number of pixels in the screen is nothing but resolution. Resolution किसी इमेज का जितना हाई रहेगा उतनी ही क्लियर आपको इमेज नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने मॉनिटर का रिजोल्यूशन चेंज करता हूं। डिस्प्ले रिजोल्यूशन में मैं गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1366 इंटू 768 यानी हॉरिजॉन्टली 1366 पिक्सल्स हैं और वर्टिकली 768 पिक्सल्स हैं इस डट पे। और तब जाके ये इमेज या ये पिक्चर मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही है, एक विंडो डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको कम कर देता हूं। I'll select 800 by 600। तो जैसे ही मैंने 800 by 600 यहाँ पे लिया, यू कैन सी के
क्लैरिटी कितनी रिड्यूस हो गई और कितनी कम इंफॉर्मेशन इस मॉनिटर पे मुझे डिस्प्ले होने लगी। तो लेट मी चेंज इट बैक। अब मैं नंबर ऑफ पिक्सल, अभी नंबर ऑफ पिक्सल्स 800 पिक्सल्स और 600 पिक्सल्स वर्टिकली, तो 24,000 pixels are getting displayed on this monitor, which is representing an image, जो इस विंडो की इमेज है। अब मैं इन नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ा देता हूं तो आप देखिए क्लैरिटी भी इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे वापस 1366 by 768 ले लेता हूं and you can see how much clear this image has become। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हायर रिजोल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा क्लियर एक पिक्चर एक इमेज में रहेगी या मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन इज। सो द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज इज समटाइम्स कॉल्ड द रिजोल्यूशन। When the term is used to describe pixel count, one convention is to express resolution as the width by height. For example, a monitor resolution is 1280 into 1024. This means 1280 pixels from one side to the other and 1024 pixels from top to bottom. तो ये एग्जाम्पल था रिजोल्यूशन का। पिक्सल वैल्यू, अब ये पिक्सल वैल्यू क्या होती है? हमने देखा कि एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्सल्स यूज होते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट, और उन पिक्सल्स से अटैच्ड वैल्यूज रहती हैं जो कि उसके करस्पॉन्डिंग कलर को डिस्प्ले करती हैं। आइए देखते हैं इन पिक्सल्स वैल्यू को ध्यान से। तो उसके लिए मैं एक इमेज ले लेता हूं। मैंने एक फ्लावर की इमेज सेव कर ली है। दिस इज द फ्लावर, और इस फ्लावर की इमेज को मैं पेंट ब्रश में ओपन करूंगा ताकि आपको पिक्सल वैल्यू समझाई जा सके। आई ओपन दिस फ्लावर इन पेंट ब्रश, दिस पेंट ब्रश एप्लीकेशन जिसमें मैंने फ्लावर की इमेज को ओपन कर दिया। अब ये फ्लावर जो है एक 2D ग्रिड में डिस्प्ले हो रहा है और इसमें जितने भी कलर्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस इमेज में डिस्प्ले हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स विद डिफरेंट वैल्यू। आइए देखते हैं पिक्सल्स की वैल्यू क्या है। पहले तो हम इस ग्रिड को देखें, तो मैं इस इमेज को मैग्नीफाई करूंगा। जब मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जो कि अलग अलग कलर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और वही स्क्वायर्स मिलके इस इमेज को फॉर्म कर रहे हैं। ये स्क्वायर्स, दीज स्क्वायर्स आर नथिंग बट पिक्सल्स, और इनकी अलग अलग वैल्यू है। तो लेट्स सी व्हाट देयर वैल्यू इज। तो मैं क्या करता हूं, ये कलर पिकर टूल लेता हूं और इस डार्कर स्पॉट को लूंगा। पहले डार्कर स्पॉट आप देख सकते हैं यहां पर आ गया, एंड नाउ आई विल गो टू कस्टम कलर, और कस्टम कलर में जाके यहाँ पे आप RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनकी मदद से कोई भी दूसरा कलर फॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे रेड की आप पिक्सल वैल्यू देख सकते हैं 178, ग्रीन की 14, ब्लू की 67। अब मैं कोई और एरिया लेता हूं, ये लाइटर पिंक जहां पर है उसको पिक करता हूं, उस कलर को। यहाँ पे लाइटर पिंक आ गया, और जब इसकी कलर वैल्यू देखूंगा तो पिक्सल वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आ रही हैं। 223 रेड की, ग्रीन की 163 एंड ब्लू की 191। दीज आर डिफरेंट पिक्सल वैल्यूज, और ये डिफरेंट पिक्सल वैल्यू आपस में कंबाइन होके क्या कर रही हैं, एक पिक्सल का कलर डिफाइन कर रही हैं। यहाँ पे 3 different color channels हैं, red, green and blue. So these are pixel values. So each of the pixel that represents an image stored inside a computer has a pixel value decides how bright that pixel is and or what color it should be. Pixel value उसकी brightness और उसके color को identify करता है एक pixel के। The most common pixel format is the byte image। किसी भी पिक्सल फॉर्मेट का एक बहुत कॉमन पिक्सल फॉर्मेट है बाइट इमेज, where this number is stored as an 8-bit integer giving a range of possible values from 0 to 255। यहाँ पे भी आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो पिक्सल वैल्यू है मैक्सिमम 255 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। I cannot have 260।
it is getting changed automatically. तो it can be 255. 0 से 255 मतलब 256 values for a pixel. Typically 0 is taken as no color or black and 255 is taken to be full color or white. ये यहाँ पे देखें, हम कलर पिकर में जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 ले लूंगा तो इट इज गिविंग मी ब्लैक कलर. यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है. और यहीं पे अगर मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा 255 तो इट इज गिविंग मी व्हाइट कलर. और इसके अलावा इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन के रेड की वैल्यू कितनी है, ग्रीन की वैल्यू कितनी है, ब्लू की वैल्यू कितनी है, ये अकॉर्डिंगली उन कलर्स को मिक्स करके, जैसे कि आप एक कलर पैलेट पे डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट क्वांटिटीज को मिक्स करते हैं और एक नया कलर क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इन तीन कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल रेड की वैल्यू 255 रहेगी और ग्रीन की 0, ब्लू की 0, तो जो कलर नजर आएगा रेड नजर आएगा. हमें येलो कलर फॉर्म करना है, तो येलो कलर फॉर्म करने के लिए मैं ग्रीन को भी 255 कर देता हूं, तो रेड प्लस ग्रीन मिलके येलो कलर फॉर्म हो गया. याद रखिए रेड, ग्रीन और ब्लू तीन प्राइमरी कलर्स हैं और इन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर्स भी फॉर्म होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ऑल कलर्स आर फॉर्म और इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनते जाएंगे, डिफरेंट रेंजेस बनती जाएंगी, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर बनते जाएंगे. Why do we have a value 255? In the computer system, computer data is in the form of ones and zeros, which we call the binary system. Each bit in a computer system can have either a 0 or a 1. So all of us know कि कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसे बाइनरी फॉर्म कहा जाता है, बाइनरी डिजिट्स कहे जाते हैं. और चाहे जो भी डेटा हो वो 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा. Since each pixel uses 1 byte of an image, हर पिक्सल 1 बाइट यूज कर रहा है. यानी अगर मैं अपने एक्सेल पे आ जाऊं, मान लीजिए ये एक पिक्सल है, ये पिक्सल 8 बिट्स को यूज कर रहा है. 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 बिट्स मिलके एक कलर को फॉर्म कर रही है. अगर इन 8 बिट्स को हम कैलकुलेट करेंगे, इनका बाइनरी कैलकुलेशन करेंगे और इन सभी बिट्स की वैल्यू अगर 1 होगी, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सभी बिट्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो इट विल बी 255. और अगर इन सभी बिट्स की वैल्यू 0 होगी तो इट विल बी 0. और मान लीजिए कुछ बिट्स की वैल्यू 1 है, कुछ बिट्स की वैल्यू 0 है, तो अकॉर्डिंगली उसका डेसिमल नंबर रहेगा बिटवीन 0 टू 255. फॉर एग्जांपल 1010 और इसके साथ में 0, दिस इज डेसिमल 10. 010, दिस इज डेसिमल 5, ये 5 है. तो इन 8 बिट्स से 0 से लेके 255 तक की मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो सकती है. इसीलिए हर पिक्सल की मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. So which is equivalent to 8 bits of data, since each bit can have two possible, 1 byte is equal to 8 bit. Each will have two possible values, which tells us that the 8 bit can have 255 possibilities of values, which starts from 0 and ends at 255. तो यहाँ पे हमें बेसिकली याद रखने वाली बात इतनी है कि एक पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 तक वैरी कर सकती है. आइए अब ग्रे स्केल देखते हैं. ग्रे स्केल इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं? ग्रे स्केल इमेजेस आर इमेजेस which have a range of shades of gray without apparent color. The darkest possible shade is black, which is the total absence of color or zero value of pixel. The lightest possible shade is white, which is the total presence of color of 255 or of a pixel value. Intermediate shades of gray are represented by equal brightness level of the three primary colors. तो यहाँ पे जो पिक्सल वैल्यू है, मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू 255 will be white and 0 will be black. और उसके बीच के जितने भी
वैल्यूज होंगी दे विल रिप्रेजेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। तो यहाँ पे एक इमेज है, इसमें अलग अलग शेड्स हैं ग्रे के जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आरजीबी इमेजेस, रेड ग्रीन एंड ब्लू इमेजेस, जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई भी इमेज हो उसमें जो कलर्स डिस्प्ले होते हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू बिकॉज दीज थ्री आर प्राइमरी। तो इन आरजीबी इमेजेस, ये आरजीबी इमेजेस कैसे डिस्प्ले होती है ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों यहीं तक हमको इस कंप्यूटर विजन चैप्टर को करना है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर विजन चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश होता है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि इस सीरीज में आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब इन सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। I hope you like this video. Subscribe to my channel, hit that like button and share this video with other students, उन सभी बच्चों के साथ जो कि AI के पेपर में अपीयर होने वाले हैं। So till next video, take care, goodbye.